हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने न्यूटन के लॉज पढ़े थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ। उसी से रिलेटेड है ये अगला टॉपिक अपना। न्यूटन का सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों के ही संयोजन से एक इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में पता चलता है। उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग के बारे में बात करने से पहले हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि है क्या ये लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक या एक से अधिक जो वस्तुएं होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके सिस्टम पर यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बाह्य बल नहीं लग रहा है, मैं इंग्लिश में कुछ टर्म्स बोल दूंगी, आप हिंदी में इसमें से देख सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है यदि, तो उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम यानी कि कुल संवेग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है, ना ही कोई परिवर्तन होता है। तो इट मीन्स क्या रहता है, वो संरक्षित रहता है, और इसीलिए इसे हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ओके, इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ दिया हुआ है। जब कोई वस्तु पृथ्वी पे की ओर गिर रही हो, है ना, पृथ्वी पर गिरती है, तब जितना संवेग परिवर्तन होता है उतना ही विपरीत दिशा में भी होता है। यानी कि पृथ्वी पर वस्तु को गिर रही है, उसमें जो संवेग में परिवर्तन आ रहा है उतना ही विपरीत दिशा से भी वो संवेग परिवर्तन कार्य कर रहा है। जैसे ही वस्तु का वेग बढ़ता जाता है, उसका संवेग भी बढ़ेगा। वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है ना, वस्तु जो गिर रही है वो भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही है, अतः पृथ्वी का जो संवेग है उसी दर से बढ़ता है जिस दर से वस्तु का संवेग बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से दोनों का ही संवेग संरक्षित रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, उनका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वह भी इसी लॉ पर आधारित है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और भी इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि हम दो बॉल्स ले लें। तो उसके पहले हम संवेग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि संवेग होता क्या है, क्योंकि संवेग में शायद आपको कुछ प्रॉब्लम आए समझने में। तो संवेग क्या होता है, तो इसका जो एग्जाम्पल है पहले ये देख लेते हैं। दो बॉल आपस में समान संवेग वाली है ना, उनका संवेग बराबर है, और दो बॉल हैं वो आपस में एक दूसरे को टक्कर मारती हैं। और टक्कर मारने से क्या होगा, आप ये करके भी देख सकते हैं। दोनों ही बॉल अचानक से रुक जाती है, यानी कि ये बॉल जो क्या है यहाँ पर सिस्टम है ना, उस पर फोर्स दोनों ही एक दूसरे को टक्कर मार रही हैं और दोनों ही अचानक से रुक जाती है टक्कर लगने पर। तो उसका क्या होता है, क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि उनका जो टोटल मोमेंटम है वो टक्कर यानी कोलिजन के पहले भी ज़ीरो है और कोलिजन के बाद भी वो ज़ीरो हो जाता है। तो इन सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो नियत रहता है, संरक्षित रहता है। हम संवेग की बात करें यहाँ पर कि संवेग क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर संवेग संरक्षण पर ही आधारित नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले ये जान लें। संवेग किसी भी गतिमान वस्तु, यानी कि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका द्रव्यमान, है ना, और वेग, जिस वेग से वो गति कर रही है, तो उसका द्रव्यमान और वेग को यदि हम मल्टीप्लाई करें, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो होता है, उससे हम वस्तु का संवेग कहते हैं। तो संवेग इज इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान गुणित वेग, तो ये कहलाता है संवेग। ओके, यानी संवेग किस पर डिपेंडेंट है, वस्तु के द्रव्यमान पर, उसके भार पर वो डिपेंडेंट होता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जब हम फायरिंग करते हैं, है ना, जब हम फायरिंग करते हैं तो आपने देखा होगा जो बंदूक होती है उससे हम फायरिंग जब करें तो बुलेट जैसे ही बाहर निकलती है वो हमें पीछे की ओर धकेलती है ना। तो क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है ना। क्रिया हुई, बंदूक से जैसे ही फायरिंग हुई, बुलेट बाहर निकली, तो वो हमें पीछे की तरफ धकेल देती है। तो ऐसा जो आगे और पीछे की तरफ जो प्रतिक्रिया हो रही, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, वो क्यों होती है, संवेग उत्पन्न होने के कारण होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है संवेग जो है वो सदिश राशि होती है, यानी निश्चित दिशा में संवेग का पता लगा सकते हैं कि किस ओर संवेग में
परिवर्तन हो रहा है या संवेग कार्य कर रहा है। तो ये सदिश राशि होती है एम इंटू वी, और इसकी जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। अब हम आगे चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर फोर्स। फोर्स मीन्स बल। ओके, अभी हमने जैसे बात की किसी भी वस्तु की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हम कैसे ला सकते हैं, तो वो हम फोर्स के कोई भी एक बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो बल क्या कहलाएगा? तो बल एक एक्सटर्नल कॉज है, मतलब कि बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की जो इनिशियल स्टेज है उसमें परिवर्तन ला देता है, या फिर उसकी जो गतिमान स्थिति है ना, उसमें वो परिवर्तन ला देता है, ला सकता है, या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसे हम बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं, है ना। फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन, एसआई यूनिट न्यूटन है, सीजीएस यूनिट जो है वो डाइन है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। और बल के 4 टाइप्स होते हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू एम है। वही बात है, ये बल है जो कि द्रव्यमान और त्वरण से रिलेटेड है ना। त्वरण में त्वरण यानी वेग में परिवर्तन, इस टाइप से 4 टाइप्स का होता है। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना फोर्स यानी बल। तो बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी भी वस्तु यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्टेज होती है, मीन्स विराम अवस्था, और यदि वह सरल रेखा में एक समान गति कर रही है तो इस अवस्था में परिवर्तन कर सकता है ना, या फिर परिवर्तन करने का प्रयास कर सकता है। तो बाह्य बल बाह्य कारक होता है बल, जो हम बाहर से उस पर एक्सटर्नल कॉज है उसको, जिसको जब हम आरोपित करेंगे उस वस्तु पर या ऑब्जेक्ट पर, तब उसकी अवस्था में यानी स्टेज में परिवर्तन हो सकता है। इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट है न्यूटन और सीजीएस यूनिट है डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो फोर्स होता है उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो 4 टाइप्स होते हैं फोर्स के: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते ही क्या होता है, तो हम सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे यूनिवर्स में जो पार्टिकल्स हैं वो सभी पार्टिकल्स उनके द्रव्यमान के कारण ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, है ना। तो किन्हीं भी 2 पार्टिकल्स के बीच में जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं, उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। और ये जो बल काम कर रहा है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो जैसे 1-1 किलोग्राम के हमने सपोज 2 पिंड लिए, है ना, 2 पिंड लिए और उन्हें 1 मीटर की दूरी पर रखा, तब इनके बीच, इनके मध्य में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन का बल कार्य करता है ना। यह बल बहुत ही कम होता है, इसका कोई भी इफ़ेक्ट हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जो खगोलीय पिंड हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सभी, उन सभी के बीच में ये बल, इतना ही बल कार्य करता है और उनके लिए बहुत अधिक होता है। और इसी कारण से वे जो सेंटर है उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इससे ये सभी क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड में ये फोर्स जो है वो कार्य कर रहा है, जिसके कारण भी हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं। नहीं तो अदरवाइज़ हम जैसे चंद्रमा पर जब जाते हैं या किसी अन्य प्लेनेट पर, तो हम वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही कम होता है और इस वजह से हम अपने पैर ज़मीन पर टिका नहीं पाते हैं, है ना। तो जैसे कि लोग स्पेस में जाते हैं, आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में, तो उनका जो यदि पानी भी ले जा रहे हैं वो,
तो वह भी वो ऐसे आसानी से हमारी तरह नहीं पी सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, विद्युत चुंबकीय फोर्स, है ना। तो ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं जिसे, और दूसरा है चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब हम इसे डिटेल में देख लें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है यहाँ पर, तो दो आवेशों के बीच में, दो बिंदु आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है उसे हम स्थिर विद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि Q1 Q2 दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी यदि हम r माने तो उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका जो फॉर्मूला हम कहें तो 1/4 पाई ईटा Q1 Q2 बाय r² हो जाएगा, है ना। ये बाद में उसको समझ लेंगे डिटेल में। और यहाँ पर ईटा जो है वो उस मीडियम की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी है। विद्युतशीलता को परमिटिविटी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है अपना मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मीन्स जिसमें चुंबकीय बल काम करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर दो बिंदु आवेश लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, वैसे ही हम मैग्नेटिक फोर्स के लिए दो मैग्नेटिक पोल्स लेंगे, है ना। दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो बल लगता है, जो बल कार्य करता है, उसे हम चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर M1 M2 माने हम यदि, तो M1 M2 स्ट्रेंथ वाले दो पोल्स होंगे हमारे पास, उन्हें हम r दूरी पर, r डिस्टेंस पर रखेंगे। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है 1/4 पाई म्यू M1 M2 बाय r², है ना। सेम है वैसे। यहाँ पर म्यू को हमने इन ध्रुवों यानी पोल्स के बीच में लगने वाली परमिएबिलिटी मानते हैं ना, चुंबकशीलता। वो थी विद्युतशीलता परमिटिविटी, और ये है परमिएबिलिटी चुंबकशीलता, ठीक है। अब देखिए विद्युत और चुंबकीय बल मिलकर क्या बना रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना रहा है ना। अभी हमने इसको यहाँ अलग अलग पढ़ा था। अब हम देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अब ये किस तरह से कार्य करता है। तो ये फोटोन पार्टिकल्स के माध्यम से ये काम करता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। किसी भी रस्सी में यदि हम टेंशन डालें, है ना, किसी भी रस्सी में तनाव हो तो दो गतिमान सतह के मध्य क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और संपर्क में रखी हुई दो वस्तुओं के मध्य संपर्क बल काम करता है। इसी तरह से पृष्ठ तनाव आदि, ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही पार्ट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं ये सारे, यानी कि सरफेस टेंशन, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शन, ये सभी जो है वो विद्युत चुंबकीय बल का उदाहरण है। अब नेक्स्ट पर हम आ जाएं तो ये है दुर्बल बल यानी वीक फोर्स, है ना। वीक फोर्स कहाँ काम करेगा, ये हम देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी के, जब रेडियो एक्टिविटी होती है ना, रेडियो सक्रियता होती है, उस टाइम पर बीटा कण न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो के रूप में विघटन के फलस्वरूप निकलता है, ठीक है। समझ में आई बात। ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है और इसमें बीटा कण जो है वो नाभिक के अंदर यानी न्यूक्लियस होता है। अपने मेटल के बारे में पढ़ा हो यदि, तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इनके विघटन के फलस्वरूप, यानी जब ये विघटित होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के रूप में विघटित होते हैं, तब बीटा कण निकलता है, ठीक है। बीटा कण तब निकलता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो वीक फोर्स के माध्यम से ही होता है ना। इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है वो वीक फोर्स
होता है जिसके द्वारा ये क्रिया करते हैं। अब यहाँ होता क्या, ये जो फोर्स होता है वो क्षीण दुर्बल क्यों होता है, वीक क्यों होता है? तो ये वीक इसलिए होता है क्योंकि इनका जो परिमाण है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स का 10⁻⁻13 गुना होता है, यानी कि कम होता है उससे, स्ट्रॉन्ग फोर्स से 10⁻⁻13 गुना कम होता है। और इसके कारण जो विघटन वाली जो क्रियाएं होती हैं बहुत ही धीरे धीरे होती हैं, धीमी गति से होती हैं। तो इसमें क्या समझा जाता है कि ये जो फोर्स है वो बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन नामक का एक पार्टिकल होता है, उसके एक्सचेंज के द्वारा अपना ये इफ़ेक्ट दिखाते हैं। तो इसका जो बहुत ही लघु परास वाला बल है, ये अत्यंत ही लघु परास वाला बल कहलाता है। और इसका जो परास है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साइज से भी कम होता है। इनका जो इफ़ेक्ट होता है वह कणों के अंदर तक ही सीमित रहता है और ये कहलाता है अपना वीक फोर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट अपना स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स कब काम करता है? तो यहाँ हम देखें कि जो न्यूक्लियस, ये भी उसी से रिलेटेड है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, दो प्रोटॉन व प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आकर्षण बल के कारण उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो आकर्षण बल होता है इनके बीच में, यानी प्रोटॉन, एक्चुअली देखिए न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास पास होते हैं, उनके बीच में जो बल काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, उसे ही हम स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, है ना। जो अट्रैक्शन पावर, अट्रैक्शन फोर्स जो वर्क करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, उसे हम स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। तब ये जो फोर्स है उसका जो अट्रैक्शन इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रतिकर्षण प्रभाव से बहुत अधिक होता है ना। इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है उसके प्रतिकर्षण प्रभाव से भी बहुत ही अधिक होता है। यह बल जो है वो कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता, पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि आपको पता है जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो इनके आवेश से यानी चार्ज से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसका जो परास होता है बहुत ही लघु, बहुत ही कम होता है। इसका परास होता है 10⁻⁻15 मीटर परास होता है इसका। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इससे अधिक होगी। यदि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इससे अधिक होगी तो ये बल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, नगण्य होगा। ओके, तो ये है अपना स्ट्रॉन्ग फोर्स। यानी सीधा सा बस इतना याद रखना है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है वो अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, यानी बल का आवेग। इम्पल्स ऑफ फोर्स, आवेग इज इक्वल टू होता है बल इंटू समय अंतराल, है ना, बल इंटू समय अंतराल। और ये किसके बराबर होता है? मोमेंटम चेंज यानी कि संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है आवेग। आवेग जो है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये भी एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसकी यूनिट जो है वो होती है न्यूटन सेकेंड, NS, न्यूटन सेकेंड। इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे बैटिंग करते हैं क्रिकेट में, बैटिंग करना, कैच करना, कील को ठोकना, ये सभी एग्जाम्पल्स होते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स के। इम्पल्स ऑफ फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं ये। आवेग होता क्या है? आवेग वस्तु में जो उनके संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के बराबर होता है, उसे हम आवेग कहते हैं। तो काफ़ी है इतना, एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे जब
कैच करते हैं, कोई भी प्लेयर कैच करता है तो हाथ को वो पीछे की तरफ खींच लेता है। आपने देखा हो कभी या नहीं देखा हो तो आप ध्यान से देखिएगा। जब कोई खिलाड़ी कैच करता है बॉल को, क्रिकेट की बॉल को, बहुत ही फास्ट आती है और बहुत ही हार्ड होती है जिससे आपको चोट लग सकती है, तो वो क्या करता है, जैसे ही बॉल आती है वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है और गेंद हथेली से टकराकर तुरंत ठहर जाती है। तो होता क्या है कि उसका संवेग जो है, ये मोमेंटम है, वो अचानक से ही शून्य हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है और वो रुक जाती है। ठीक है, वो रुक जाती है। अब यदि वो हाथ को पीछे की तरफ नहीं खींचेगा तो उसे चोट लग सकती है ना, क्योंकि पूरे वेग के साथ बॉल आ रही है, संवेग, पूरे वेग के साथ बॉल आती है तो चोट लगने का डर रहता है। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो अगला है अपना बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि संतुलित बल। फिर है अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल। तो पहले हम इन दोनों को समझ लें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम समझें कि कोई वस्तु है हमारे पास और उस वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, उस वस्तु पर एक से अधिक बल काम कर रहा है, तो उन सभी बलों का जो परिणामी बल होगा, यानी एक तरह समझे कि वर्क क्या होगा उस बल, वो बल लगने से, इतने सारे बल, एक से अधिक बल उस पर काम कर रहे हैं, तब उन सभी बलों के कारण क्या कार्य होता है? कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। जो वस्तु है वो संतुलित अवस्था में ही रहेगी। होता क्या है कि इस ऐसी स्थिति में पिंड पर जो बल होते हैं, सभी जो बल लग रहे हैं, तो उन सभी की जो जो संतुलित अवस्था होती है उसमें कोई चेंज नहीं हो पाता है और परिणामी बल शून्य हो जाता है। तो इसी बल को हम संतुलित बल कहते हैं। जबकि किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है लेकिन उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं संतुलित बल। असंतुलित बल, यदि किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाया जा रहा है और वो किसी एक बल की दिशा में गतिमान हो जाए, है ना, वो सारे बलों को छोड़कर एक बल की दिशा में गतिमान हो जाए, तो उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। उसे हम असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, देखें घर्षण बल, यानी फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं इसे हम, फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल, जैसे कार चल रही है रोड पर या कोई टू व्हीलर चल रहा है, साइकिल चल रही है ना, आप खुद चल रहे हैं ज़मीन पर, रोड पर आप चल रहे हैं, तो आप कैसे चल पाते हैं? आप घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा आप नहीं चल पाएंगे, है ना, आप स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ऐसे ही जब कार रोड पर चलती है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल काम करता है और इसके कारण से वह गति के विपरीत काम करता है ना, उसका विरोध करता है वो फ्रिक्शनल फोर्स। तो इससे, इसके कारण ही गति हो पाती है। अब ये तीन टाइप के होते हैं, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हिंदी में कहें तो स्टैटिक फोर्स को कहेंगे स्थैतिक, स्लाइडिंग को सर्पी, रोलिंग को लोटनिक, है ना, लोटनिक घर्षण, सॉरी, लोटनिक घर्षण। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ देख लें इसको। 3 टाइप्स के हैं ये, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जब संपर्क में रखी कोई दो वस्तुएं हैं, सपोज मैंने एग्जांपल आपको दे ही दिया है पहले, कार और रोड, है ना, दो वस्तुएं हो गई, आपस में उनमें संपर्क है, दोनों टच में हैं। अब उन दोनों के बीच में एक बल काम करता है। ठीक है, उन दोनों के बीच एक बल काम कर रहा है जो गति करने में उस वस्तु का विरोध करता है, यानी कि कार गतिमान है और उसकी गति का विरोध करेगा, तो इस बल को ही, इस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल कहेंगे। ठीक है, तो इसकी दिशा जो होती है वो हमेशा ही वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करती है। ध्यान से सुने, इसकी दिशा वस्तु की दिशा के विपरीत काम करती है। वस्तु की गति जिस ओर है उसकी दिशा के विपरीत काम करती है। घर्षण बल 3 प्रकार के हमने देखे हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब किसी वस्तु को हम किसी सतह पर खिसकाने के लिए, जैसे कि हमने टेबल को खिसकाया,
है ना। तो खिसकाने के लिए हम कोई बल लगा रहे हैं, और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसक रही है, नहीं हट रही है, तो दोनों सतहों के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है? स्थैतिक, यानी कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका जो परिमाण है, ये जो बल है स्थैतिक घर्षण बल, उसका जो परिमाण है वो लगाए गए बल के बराबर और दिशा बल की दिशा के विपरीत होती है ना। इसका जो ये जो बल काम कर रहा है स्थैतिक यानी कि स्टैटिक फोर्स, वो लगाए गए बल के बराबर होगा और दिशा, उसकी दिशा कैसी होगी? बल की दिशा के विपरीत होगी। नेक्स्ट आते हैं स्लाइडिंग फोर्स। स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कोई वस्तु सरक रही है ना, किसी सतह पर सरक रही है, तो सरकने वाली वस्तु और उस सतह, जिस सतह पर वो सरक रही है, उसके बीच लगने वाला बल कहलाता है सर्पी, यानी कि स्लाइडिंग। स्लाइड कर रहे हैं ना आप, जैसे आप जो स्लाइड्स होती है ना, गार्डन्स में आप जाते हैं, स्कूल में होती स्लाइडिंग, बच्चे स्लाइडिंग करते हैं, उसमें ये जो सर्पी घर्षण बल है वो काम करता है, यानी कि स्लाइडिंग फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रोलिंग मतलब कि कोई वस्तु लुढ़क रही है, कोई वस्तु सतह पर लुढ़क रही है, और इन दोनों के बीच में जो बल काम कर रहा है वो है लोटनिक, यानी कि रोलिंग, है ना। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो हम सुन लें। रोलिंग, सबसे पहले हम देखेंगे घर्षण बल जो है उसकी विशेषता क्या होती है। यदि घर्षण बल नहीं होगा तो आप गति नहीं कर पाएंगे, है ना। इनके बीच में जैसे कि दो सतह है, उनके बीच में जब घर्षणीय बल जो काम करता है तो उसका क्षेत्रफल पे वो निर्भर नहीं करता है कि क्षेत्रफल कितना है। जैसे रोड है, रोड बहुत बड़ी होती है, रोड पर कार चल रही है, कार का क्षेत्रफल कम है, उसका ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल पर ये निर्भर नहीं करता। ये केवल उस सतह की प्रकृति पर कि वो कैसी है ना, रफ है, स्मूथ है, कैसी है, उस पर निर्भर करता है। तो जो रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू सबसे अधिक होती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में क्या लगाया जाता है? लिब्रिकेट का यूज़ किया जाता है, बॉल बेरिंग्स लगाए जाते हैं जिससे वो घिस ना जाएं, है ना, उनके जो नट वगैरह है, सॉकेट हैं, जो भी है वो घिस ना जाएं। ठीक है। जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो घिसे ना, इसके लिए इसमें लुब्रिकेट और बॉल बेरिंग लगाए जाते हैं। क्यों, कैसे घिस जाते हैं? तो घर्षण बल के कारण, जो घर्षण हो रहा है। जैसे कि आपने चक्की में देखा हो तो उसमें लगाए जाते हैं, आटे की चक्की में ये लगाया जाता है। अब होता क्या है कि ये जो बॉल बेरिंग से लुब्रिकेट लगाए जाते हैं मशीन में, वो स्लाइडिंग फोर्स को रोलिंग फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि कुछ घर्षण कम हो जाता है, नुकसान कम होता है मशीन को। एक और चीज़ है कि जब सॉलिड सतहें हैं उनके बीच घर्षण होगा तो वो अधिक होगा, ज़्यादा होगा, और द्रव यानी लिक्विड सतह हैं तो उनके बीच कम, और यदि एयर यानी कि वायु और ठोस सतह है तो उनके बीच में घर्षण सबसे कम होता है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, मीन्स अभिकेंद्री बल, और सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मीन्स अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शायद आपको समझ में आया हो, आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो। सो थैंक यू गाइस।